ये ना हो रही है, हो गई। ये मैंने शेयर कर दिया बच्चों, फिर से एक दफ़ा देख लो, और अगर फिर भी कोई मसला नज़र आ रहा है ना तो मुझे बता दो, ठीक है। तो मैंने दोबारा आप लोगों के साथ शेयर किया स्लाइड्स, ठीक। अच्छा, अब ये जो है ना हमारे पास पिछला ही चैप्टर जो है उसकी कंटिन्यूटी होगी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने आखिरी दफ़ा क्या पढ़ा था। हमने सिर्फ उसकी आउटलाइन देखी थी। हमने देखा था कि जी जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो उसका एक ओवरव्यू प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था एक डिफरेंट फेजेस, जो मेन फेजेस किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन करते वक्त हम कंसिडर कर रहे होते हैं, और वो हमेशा ही आती हैं। वो कौन कौन सी थी और किस तरह की थी। फिर उसके बाद हमने उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग ली थी। फिर हमने एक ERD जो है वो बनी हुई फुल फ्लैज किस्म की देखी थी, उस टेबल्स को इस्तेमाल करते हुए जो हम चैप्टर बुक के स्टार्ट से फर्स्ट चैप्टर से देखते आ रहे हैं कि कंपनी का डेटाबेस है और उसके अंदर एम्प्लॉय का टेबल है, डिपार्टमेंट का टेबल है, सब्जेक्ट्स का एम्प्लॉय डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स का टेबल है और डिपेंडेंट्स का टेबल है। बिल्कुल वही वाला इस्तेमाल करते हुए हमने ERD बनाना देखी थी, बनी हुई देखी थी। अभी हमने बनाना नहीं सीखी। फिर हमने देखा था कि जनाब जब भी हमारे पास ERD बनाते हैं तो सब डेटाबेस का सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने का और उसको कलेक्ट करने का। तो हम सबसे पहले यही 9वीं और 10वीं नंबर की स्लाइड में यही था कि आप जिस चीज़ का जिस भी सिनेरियो का डेटाबेस बनाना चाह रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस चैप्टर में एग्जांपल के तौर पर कंपनी का डेटाबेस हम जो है वो बनाना चाह रहे थे। तो कंपनी का डेटाबेस बनाते हुए उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो लाजमी पूरी होनी चाहिए, कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जब हम मॉडल बनाते हैं तो उसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या क्या आ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट तो था जनाब एंटिटीज का, दूसरा था एट्रीब्यूट्स का, और तीसरा हमारे पास जो था वो था रिलेशंस का। एंटिटीज क्या थी, हमारे पास वो कोई भी डेटाबेस की वो वाली चीज़ें, मिनी वर्ल्ड की वो वाली चीज़ें जो कोई हम स्पेशल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हो ना डेटाबेस में, उनको एंटिटीज कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कंपनी के डेटाबेस की सूरत में, कंपनी की एग्जांपल की सूरत में आपके पास एम्प्लॉय था, डिपेंडेंट्स था, इसी तरह से प्रोजेक्ट्स था, वर्कफोर्स था, ये सारे आपके पास डिफरेंट एंटिटीज थी। और फिर हमने देखा था कि जो भी एंटिटीज होती हैं उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स डेटाबेस में जो टर्म इस्तेमाल हो रही है वो, और जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हुए जो क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स लिखते थे वो सारी एक ही आप समझ लो चीज़ें हैं। तो वो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एंटिटी की, उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी एम्प्लॉय को सेव करना चाहती हूँ डेटाबेस के अंदर, तो मैं क्या क्या चीज़ें एम्प्लॉय के बारे में सेव करूँगी। मिसाल के तौर पर मैं उसका नाम रख रही होंगी, उसका कोई SSN नंबर रख रही होंगी, उसको कोई एड्रेस रख रही होंगी, कोई टेलीफोन नंबर रख रही होंगी, उसकी माइट भी डेजिग्नेशन भी रख रही हूँ, माइट भी उसके घर का एड्रेस भी हो, माइट भी उसका मोबाइल नंबर, रेजिडेंस का फ़ोन नंबर भी हो। तो मैं एम्प्लॉय के बारे में जो जो चीज़ें रख रही हूँ वो सारी चीज़ें मिलकर एम्प्लॉय को डिफाइन कर रही हैं। वो सारी चीज़ें जो एम्प्लॉय को डिफाइन कर रही है ना, तो एम्प्लॉय इटसेल्फ इज एट्रीब्यूट, सॉरी एम्प्लॉय इटसेल्फ इज एंटिटी, और वो सारी चीज़ें जो इसको मिलकर डिफाइन करी थी वो एट्रीब्यूट थी। उसके बाद हमने देखा था जी एंटिटीज के अंदर हम वैल्यूज क्या क्या डाल सकते हैं और किस किस रेंज में डाल सकते हैं। तो हम उसको कहते थे किस टाइप की वैल्यू डल रही है, क्या डाटा टाइप है, हम उसको डाटा टाइप या वैल्यू सेट भी कह रहे हैं, और किस रेंज के अंदर हो सकती है, दैट इज डाटा वैल्यूज। फिर उसके बाद हमने देखा था जी एट्रीब्यूट्स हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स हैं। सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, कंपोजिट होते हैं, मल्टी वैल्यूड होते हैं। जो सिंपल होते हैं हमने देखा था जो नॉन डिविजिबल है, जिनके अंदर एक ही वैल्यू उसको पूरा डिफाइन कर देती है, तो हम कहते हैं जी सिंपल एट्रीब्यूट है। मिसाल के तौर पर सेक्स ऑफ एन एम्प्लॉय, इधर इट विल बी अ मेल और इट विल बी अ फीमेल। इन इधर केस एक एंटिटी या एक वैल्यू ही एक एट्रीब्यूट की पूरे को डिस्क्राइब कर देती है। हम कहते हैं इस तरह के एट्रीब्यूट को सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट थे जो सिर्फ एक वैल्यू से मिलकर नहीं बने थे, बल्कि मोर देन वन वैल्यू से मिलकर बन रहे थे, और हम उसको कहते हैं कि वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है या कंपाउंड एट्रीब्यूट है। मिसाल के तौर पर हमारा हाउस एड्रेस, तो हाउस एड्रेस में हमारे पास मकान नंबर आ जाता है, ब्लॉक नंबर आ जाता है, एरिया आ जाता है, सिटी आ जाता है, कंट्री आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना रही हैं, इसलिए हम उसको कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। उसके बाद हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट देखे थे कि कोई भी एट्रीब्यूट ऐसे भी हो सकते हैं मिसाल के तौर पर जिसके अंदर एक वैल्यू अगर मैं रखूँगी तो वो वैल्यू पूरी नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर 2 कलर्स की एक कार है तो मैं कार का रंग जब भी उस एट्रीब्यूट में कलर ऑफ द कार उसका एक एट्रीब्यूट है, तो कलर के अंदर मैं जब भी सिर्फ एक रंग रख रही होंगी ना तो इसका मतलब है ये बात गलत है, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो 2 कलर्स हैं।
इन दैट केस हमारे पास हम कहते हैं कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर मोर देन वन वैल्यू आती है और वो फिर टोटल एट्रीब्यूट डिफाइन हो रहा है, सो हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये देखा था कि जो कंपोजिट एट्रीब्यूट की कोई हायरार्की भी हो सकती है, और उसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट में कम स्टोर्ड कौन से होते हैं, ड्राइव कौन से होते हैं, और ये मैंने बताया था आपको एंटिटी टाइप और की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। हेलो। मैम हमने पिछली स्लाइड तक, जो इससे पिछली स्लाइड है वहां तक हमने पढ़ा था, यानी जो भी हमने कंप्लीट कराया। ये वाला नहीं पढ़ा था ना? नो मैम, नो मैम, ये नहीं पढ़ा बस था। बस ठीक है। अच्छा, एंटिटी टाइप और की एट्रीब्यूट क्या होते हैं? वो वाली एंटिटीज जिसमें, ये मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। entities with same basic attributes are grouped into an entity type। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट। तो एंटिटी टाइप क्या है? एक एंटिटी के अंदर बहुत सारे बेसिक एट्रीब्यूट्स अगर कॉमन है ना किसी भी एंटिटी में, मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय एक एंटिटी है, एक और एम्प्लॉय एक और एंटिटी है, एक और एम्प्लॉय एक और एंटिटी है, उन सब में चूंकि बेसिक एट्रीब्यूट्स कॉमन है तो हम उनको ग्रुप करके एक बड़ी एंटिटी में रख देते हैं जिससे हम एंटिटी टाइप भी कह रहे हैं। तो हम उसको कह रहे हैं कि अगर बहुत सारे एंटिटीज जिनके अंदर फीचर्स कॉमन है या एट्रीब्यूट्स कॉमन है, हम उनका ग्रुप बना लेते हैं। तो जो ग्रुप हमारे पास बन जाता है ना, दैट इज एन एंटिटी टाइप। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय के अंदर आप देखें कि बहुत सारे एम्प्लॉयज आ रहे होंगे, इसी तरह प्रोजेक्ट के अंदर आप देखें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे। तो एम्प्लॉय में कौन कौन सी चीजें कॉमन है? मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसकी एज अगर सेव करवा रही हूँ, तो एम्प्लॉय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी तरह के एम्प्लॉयज, जितने 10 एम्प्लॉय हैं, उन सबके अंदर कॉमन एट्रीब्यूट्स जो है वो बेसिक एट्रीब्यूट्स कॉमन है। उन सबको जब मैं इकट्ठा करके एक रख रही हूँ ना, तो दैट इज एन एंटिटी सेट। ठीक है। अच्छा, की एट्रीब्यूट क्या होता है जी? एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर हमेशा यूनिक वैल्यू आएगी, और ये यूनिक का कॉन्सेप्ट या डिस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से है। ठीक है, तो वो वाला एट्रीब्यूट जिसके अंदर आप हमेशा ही डिस्टिंक्ट वैल्यू या यूनिक वैल्यू रख रहे होंगे ना, उसको हम कहते हैं कि वो एक की एट्रीब्यूट है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के टेबल में मैं जब उसका नाम और उसका आईडी, और उसका नाम है, उसका आईडी मतलब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं उसका नाम रख रही हूँ, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रख रही हूँ, और उसका डिपार्टमेंट का नाम रख रही हूँ, तो जो चीज़ उसको यूनिक करती है किसी भी दूसरे टुपल से एक टुपल को, वो वाली चीज़ यूनिक होनी चाहिए ना, वो वाली वैल्यू। तो हम कहते हैं कि वो एक की एट्रीब्यूट है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के केस में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, कभी भी पूरी दुनिया के दो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं होगा। ठीक है, वो अगर आपको सेम नहीं होगा, अगर आपको बज़ाहिर दिखाई भी दे रहा हो, लेकिन वो एक इंस्टीट्यूट के अंदर रहते हुए कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी तरह से अगर एक एम्प्लॉय है, उसका एसएसएन नंबर है, तो वो हमेशा यूनिक वैल्यू होगी। किसी प्रोजेक्ट का पी नंबर है, प्रोजेक्ट नंबर है, या किसी भी प्रोजेक्ट का नाम है, वो हमेशा एक यूनिक चीज़ होनी चाहिए। एक ऐसी यूनिक चीज़ जो उस पूरे टुपल को किसी भी पूरे दूसरे टुपल से आइडेंटिफाई कर सकती हो। बेशक उन दोनों टुपल्स की सारी एट्रीब्यूट की सब वैल्यू सेम हो, बेशक 5 की 5 एट्रीब्यूट सेम हो, लेकिन जो छठा एट्रीब्यूट होगा दैट इज की एट्रीब्यूट, वो हमेशा डिफरेंट होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंटिटी टाइप और की एट्रीब्यूट को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो की एट्रीब्यूट है ना हमारे पास, जो कि यूनिक वैल्यू होती है, वो हमारे पास कंपोजिट भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी है और उसका व्हीकल टैग नंबर है, तो व्हीकल टैग नंबर या लाइसेंस प्लेट नंबर भी जिसको हम कहते हैं, तो लाइसेंस प्लेट नंबर में दो चीजें मिलकर बनी हुई हैं। एक तो लाइसेंस नंबर है और दूसरा एक स्टेट है। तो लाइसेंस नंबर इटसेल्फ एक यूनिक चीज है, स्टेट जिस स्टेट की है वो इटसेल्फ एक यूनिक चीज है। ये दो चीजें मिलकर एक और यूनिक चीज बना रही हैं, दैट इज लाइसेंस प्लेट नंबर। तो वो लाइसेंस प्लेट नंबर भी एक एट्रीब्यूट है एंड दैट इज अ की एट्रीब्यूट। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास जो लाइसेंस नंबर है ना, लाइसेंस नंबर और स्टेट, ये एक कंपोजिट एट्रीब्यूट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एन एंटिटी टाइप में है मोर देन वन की। एन एंटिटी टाइप में है मोर देन वन की का मतलब आपको पता है यूनिक वैल्यू। मिसाल के तौर पर द कार एंटिटी टाइप में हैव टू कीज, एक तो उसका व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, दूसरा है व्हीकल टैग नंबर है। अब व्हीकल का आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, जिसको हम VIN नंबर भी कहते हैं, ये एक यूनिक नंबर होता है जो हर नई कार के ऊपर स्टैम्प्ड होता है। तो व्हीकल आइडेंटिफिकेशन भी एक यूनिक चीज है।
व्हीकल का टैग नंबर, जैसे कि पिछली मिसाल में हमने देखा कि वो लाइसेंस नंबर और स्टेट नंबर से मिलकर बन रहा है, तो व्हीकल का टैग नंबर भी एक यूनिक चीज है। इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी एंटिटी टाइप में सिर्फ एक की हो, इट कैन हैव मोर देन वन की इनसाइड इट। तीसरा पॉइंट जो की के बारे में आपको बताया जा रहा है वो ये है कि जब भी आप ईआर डायग्राम में की को रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम की शक्ल में, तो हमने देखा, या शायद आप भी नहीं देखा, चलो मैं दिखा देती हूँ। एट्रीब्यूट्स को ना हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ना डायग्राम के अंदर, तो वो ओवल शेप में आपको दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपको यहाँ से पहले मैं समझाती हूँ फिर आपको समझ आएगा। मिसाल के तौर पर कार एक एंटिटी है, कार एक एंटिटी, इसको हमने रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर लिख दिया है, ठीक है। ना सिर्फ इसको रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर लिख दिया बल्कि इसके एट्रीब्यूट्स को डायरेक्ट इसके साथ लिंक करके ओवल शेप के अंदर लिख दिया। मिसाल के तौर पर कार का ईयर क्या है, किस ईयर में बनी है, कार का कलर क्या है, कार की मेक क्या है, उसका मॉडल क्या है, उसका व्हीकल आईडी नंबर क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अच्छा, ये वाली सारी चीजें जो ओवल शेप में आपको नजर आ रही हैं और कार के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, हम कहते हैं जी ये कार के एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, जो कार के सिंपल एट्रीब्यूट है, मिसाल के तौर पर मॉडल है, ईयर है, मेक है, ये तो सिंपली एट्रीब्यूट है। मगर वो एट्रीब्यूट जो कि कार के अंदर की एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, या यूनिक होते हैं, उनके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे पिक्चर को देखकर आपको पता चल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन एक यूनिक की है, इसी तरह से व्हीकल आईडी भी एक यूनिक एट्रीब्यूट है। तो ये दोनों चूंकि की एट्रीब्यूट्स हैं, इसलिए इनको डायग्राम की शक्ल में बताने के लिए हमने नोटेशन जो इस्तेमाल किया वो ये है कि हम उस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपको इसी पिक्चर के अंदर जो चीजें हैं थोड़ी सी, ये जैसे आपको स्टेट के आगे दो चीजें जुड़ी हुई हैं, ये क्या चीजें हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, अब आ जाता है जी, यही जो चीज मैंने अभी आपको बताई है कि डिस्प्ले कैसे करना है, यही चीज इसने यहाँ पे भी बता दी है कि इन ईआर डायग्राम एंटिटी टाइप नेम इज डिस्प्लेड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये बात हो चुकी है। एट्रीब्यूट्स को ओवल में डिस्प्ले किया जाता है, ये भी हो चुकी है। ईच एट्रीब्यूट इज कनेक्टेड टू इट्स एंटिटी टाइप, ये बात भी हो चुकी है। कंपोनेंट्स, अब ये वाली बात मैंने आपको नहीं बताई है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपोजिट एट्रीब्यूट आर कनेक्टेड टू द ओवल रिप्रेजेंटिंग द कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो कि रजिस्ट्रेशन है। पिछली एग्जांपल जो भी हमने यहाँ पे देखी थी, मैं वापस लेके जाती हूँ इसके ऊपर, ये वाली, जैसे एक व्हीकल का टैग नंबर है, तो वो दो चीजों से मिलकर बना था, एक तो लाइसेंस नंबर था और दूसरा उसकी स्टेट। तो हमने कहा था कि ये वाला एक एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि कंपोजिट है, मोर देन वन चीजों से मिलकर बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आप आकर देखें कि कार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, वो दो चीजों से मिलकर बन रहा है, एक उसकी स्टेट और दूसरा उसका नंबर। तो वो वाले एट्रीब्यूट्स जो कि ना तो की है ना तो सिंपल है बल्कि वो कंपोजिट है, तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिर्फ कंपोजिट के केस में माइट बी रजिस्ट्रेशन, इस केस में आपको ये एक यूनिक की नजर आ रही है, हो सकता है किसी और एग्जांपल में ये रजिस्ट्रेशन की बजाय कोई और ABCD इसका नाम हो, और ये हो तो कंपोजिट लेकिन ये खुद एक यूनिक ना हो। अच्छा, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो आपको नजर आ रही है रजिस्ट्रेशन एक यूनिक की भी है क्योंकि उसके नीचे अंडरलाइन है, प्लस ये एक कंपोजिट भी है क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बन रहा है, स्टेट और नंबर। जब कोई एट्रीब्यूट दो चीजों से मिलकर बनेगा ना, तो हम स्टेट और नंबर उन दोनों चीजों को उस एट्रीब्यूट के ओवल के साथ लिंक कर देंगे स्ट्रेट लाइन को इस्तेमाल करते हुए, अनलाइक बाकी एट्रीब्यूट्स के जो कि उस रेक्टेंगल से डायरेक्ट आकर मिल रही होती हैं। वो वाले एट्रीब्यूट्स डायरेक्ट उस रेक्टेंगल से आकर नहीं मिलेंगे बल्कि वो जिस को कंपोज कर रहे होंगे उसके साथ आकर मिल रहे होंगे। जैसे इस केस में रजिस्ट्रेशन स्टेट और नंबर से मिलकर बना है, तो स्टेट और नंबर भी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन से आकर ही मिलेंगे। ओके, इसके बाद तीसरी चीज इसके बारे में लिखिए, ईच की एट्रीब्यूट इज अंडरलाइन, ये मैंने आपको बता दिया है। और एक आखिरी चीज है और वो ये है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम डबल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर कार ऑफ द कलर इज डबल ओवल, क्यों? क्योंकि हमने बात की कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ी का रंग है, तो गाड़ी का रंग जो है वो अगर छत उसकी काली है और उसकी साइड्स ग्रे हैं तो हम कहेंगे कि गाड़ी का रंग सिर्फ ग्रे है, ये गलत है। गाड़ी का रंग सिर्फ ब्लैक है, ये भी गलत है।
तो कार के कलर के एट्रीब्यूट के अंदर दो वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे कि ग्रे और ब्लैक। इन दैट केस हम कहते हैं कि वो जो कलर एक एट्रीब्यूट है ना, वो एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। और जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है उसको नोटेशन रिप्रेजेंट करने की क्या, उसको हम डबल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमारे पास जो चीजें हैं वो, इसमें कोई सवाल नहीं है तो हम आगे चलते हैं। सॉरी, और फिर मैं आगे थोड़ा सा आपको और चीजें सिखा देती हूँ, जैसे एंटिटी सेट। ओके, एंटिटी सेट के बारे में हमने जिक्र कर लिया है कि जी बहुत सारी जो एंटिटीज हैं वो मिलाकर एक एंटिटी सेट बना रही हैं। इंडिविजुअल एंटिटीज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, हम जब वो स्टोर्ड, वो वाली सारी एंटिटीज जो डेटाबेस में स्टोर्ड हो गई हुई हैं, हम उनको, उन सारी कलेक्शन को एक एंटिटी सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने पहले ये फिगर दिखा देते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर कार एक एंटिटी है, फिलहाल कार एक एंटिटी है, और उस एंटिटी के अंदर जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं ना, वो है रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल आईडी, उसका मेक क्या है, उसका मॉडल क्या है, उसका ईयर क्या है, उसका कलर क्या है। अब कार के ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन इनमें हमें ये नजर आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, बाकी सारे सिंपल एट्रीब्यूट है, और कलर जो है वो एक कर्ली ब्रैकेट्स में आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब वो एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अच्छा, डब्बे के अंदर ना आपको ये ग्रे कलर का आपको जो डब्बा दिखाई दे रहा है, इसमें ना 3 एंटिटीज मजीद हैं। एक तो है कार 1, फिर है कार 2, फिर है कार 3। तो ये जो कार 1 एक एंटिटी है, इसके अंदर हर एक इस चीज की वैल्यू है। मिसाल के तौर पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके अंदर नंबर आ रहा है और स्टेट आ रहा है। तो कार 1 में इसकी क्या क्या वैल्यूज हैं, नंबर के तौर पे आ रहा है ABC 1 2 3, स्टेट क्या जी टेक्सास, व्हीकल का आईडी क्या है TK 629, उसका मेक क्या है फोर्ड, मॉडल क्या है कन्वर्टेबल, ईयर क्या है 2004, और कलर क्या है उसका रेड कोमा ब्लैक, इसका मतलब 2 रंग है इसके। अच्छा, इस तरह करके ये जो अब कार 1 आपको नजर आ रही है ना, ये एक एंटिटी बन गई है। इसी तरह से कार 2 जो आपको नजर आ रही है, इसके अंदर भी इन सब चीजों की वैल्यूज एंटर्ड है। मिसाल के तौर पर ABC 1 2 3, उसका स्टेट न्यूयॉर्क, उसकी मेक मॉडल और उसका व्हीकल आईडी। इसके अलावा आप देखिए ब्रैकेट के अंदर अब जब कलर्स लिखा हुआ ना, तो वो 2 कलर नहीं है बल्कि सिर्फ एक रंग है, दैट इज ब्लू। इसका एक मतलब ये भी है कि जब भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होगा ना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर लाजमी एक से ज्यादा रंग आएंगे। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक रंग भी आ सकता है, लेकिन एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। क्या अगर मैं फर्ज करें यहाँ पर कार कलर को एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं बनाती, सिंपल एट्रीब्यूट बनाती हूँ, तब भी ब्लू कलर वाला एंटिटी उसके अंदर ब्लू कलर वाली जो वैल्यू है ना, उस एंटिटी में एंटर हो जाएगी, लेकिन उस केस में रेड और ब्लैक एंटर नहीं हो सकते। सही है। इसी तरह कार 3 एक और एंटिटी है, इसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो जो डब्बे में आपको डिफरेंट वैल्यूज नजर आ रही है ना, कार 1 और उसकी वैल्यू, कार 2 उसकी वैल्यूज, कार 3 उसकी वैल्यूज, तो ये कार 1 कार 2 कार 3 ये एंटिटी सेट है। कार 1 एक एंटिटी, कार 2 एक एंटिटी, कार 3 एक एंटिटी, एक एंटिटी सेट है। और इस केस में कार जो ऊपर सिंपल कार दिखाई दे रहा है ना, ये ना सिर्फ एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि ये एक एंटिटी सेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यही वाली सारी बातें इस स्लाइड के ऊपर लिखी हुई है। और एक अहम चीज इसके अंदर और आखिरी पॉइंट है, वो मैं बता देती हूँ कि एंटिटी सेट आपने एक दफा अगर आपका बन गया हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि अब उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि एंटिटी सेट चेंजेस ओवर टाइम एज एंटिटीज आर क्रिएटेड एंड डिलीटेड। इसका मतलब है कि एंटिटी सेट अगर आपको किसी भी एक वक्त में दिखाई दे रहा है, तो वो करंटली उसमें क्या वैल्यूज है आपको वो चीजें दिखाई देंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा। माइट भी थोड़े वक्त के साथ उसके अंदर कोई चीज चेंज हो जाए, माइट भी उसके अंदर रखी हुई चीजों में से कोई चीज डिलीट हो जाए। एंटिटी सेट इज नॉट अ स्टैटिक थिंग, इट कैन चेंज विद टाइम। ठीक है, इधर तक की नोटेशंस में से कोई सवाल है तो वो पूछे, वरना फिर आगे चलते हैं। नहीं सवाल, चले फिर आगे चलते हैं। ओके,
उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी हमारे पास अब हम वो सारी नोटेशंस हमने सीख ली हैं, सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया, एंटिटी कैसे रिप्रेजेंट करनी है वगैरह वगैरह सारी बातें हमने सीखी। अब ये बेसिक एग्जांपल से सीखने के बाद हम वापस अपनी कंपनी के डेटाबेस के ऊपर आ रहे हैं और हम वही सारी चीज़ें जो हमने सीखी अब इधर अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन आइडेंटिफाई 4 इनिशियल टाइप्स ऑफ एंटिटीज इन द कंपनी डेटाबेस। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉई है, प्रोजेक्ट है, डिपार्टमेंट है और डिपेंडेंट है। ठीक है, ये 4 एंटिटी टाइप्स हैं। अगर आप देखो तो उस टेबल्स में जो हमें इनिशियली दिखाई जाते हैं ना, उसके अंदर एक वर्क्स ऑन का भी टेबल बना होता है, लेकिन वर्क्स ऑन एक एंटिटी टाइप नहीं थी। ओके, इनिशियल डिजाइन ऑन द फॉलोइंग स्लाइड विल बी रिफाइंड इनटू द फॉलोइंग स्लाइड। वो इनिशियल स्लाइड जो आपको 7.8 में दिखाई गई थी, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, और वो है 7.8। ये जो आपके सामने एक इनिशियल डिजाइन बना हुआ है ना, अभी ये भी बताती हूँ कैसे बना हुआ है। अच्छा, इनिशियल डिजाइन विल बी रिफाइंड टू फॉलोइंग डिजाइन। वो अभी ये सारी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इनको सीखने के बाद और जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास थी उनके ऊपर अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो चीज़ें सामने आ रही होंगी वो हमारे पास आ रही होंगी इस तरह से कि हमारे पास जो हमने रिक्वायरमेंट में देखा था कि जो डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट के अंदर है नाम हो, नंबर हो, मैनेजर की स्टार्टिंग डेट होनी चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट आपको 9वीं और 10वीं स्लाइड के ऊपर पढ़ेंगे, आपको वहां से पता चल जाएगा कि डिपार्टमेंट एक एंटिटी बनेगी, उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे। प्लस आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें से कौन सी चीज़ जो है वो की एट्रीब्यूट बनेगी। डिपार्टमेंट का नाम और नंबर की एट्रीब्यूट होने चाहिए, फाइन, उसको अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह उसकी लोकेशन जो है वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, वो उसको डबल ओबल कर दिया। इसी तरह से प्रोजेक्ट वाले जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रोजेक्ट में जो जो चीज़ सेव कराने को बोला गया था, जो उसका नाम, नंबर, लोकेशन, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, वो सब चीज़ें लिख दी। इसी तरह एम्प्लॉय की सारी चीज़ें लिख दी, इसी तरह डिपेंडेंट की सारी चीज़ें लिख दी। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को देख के आपको ये पता चल रहा है अंडरलाइन वाली चीज़ें तो की एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ एम्प्लॉय वाले के अंदर आप देखो कि आपको यहाँ पे वर्क्स ऑन एक दिखाई दे रहा है, ये डबल ओवल भी है प्लस आर्स और प्रोजेक्ट्स भी है। इसका मतलब ये है कि वर्क्स ऑन का मतलब ये इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस अगर ये डबल ओवल ही बना हुआ, आई थिंक डबल ओवल ही है, और प्लस प्रोजेक्ट और आर्ट्स का मतलब है कि ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इसी तरह से अगर हम एम्प्लॉय में नेम को देखें तो नेम जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम से मिलकर बन रहा है, इसका मतलब है जो नेम है ना वो यहाँ पर एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखो तो SSN एम्प्लॉय का जो है वो अंडरलाइन है, इसका मतलब ये एक की एट्रीब्यूट है। और वही सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने सीखे हैं कि कंपोजिट के, मल्टी वैल्यूड के और सिंपल एट्रीब्यूट के और की एट्रीब्यूट के, और ये सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करते हुए, एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए जब हम शक्ल बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी जो कि आपको सामने नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आपको नज़र तो आ रही हैं, ये थोड़ा सा हमने अपने जो डिज़ाइन को इम्प्रूव किया, क्योंकि पहले हमने डिज़ाइन बनाया तो हमने सिर्फ 4 चीज़ें आइडेंटिफाई की थी, एम्प्लॉय, डिपेंडेंट, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट। फिर हमने थोड़ा सा इम्प्रूव किया और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ा और देखा तो हमने उसके अंदर एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए और वो हमारे सामने अब नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास इस शक्ल में नज़र तो आ रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है, और वो चीज़ें जो मिसिंग है वो है लिंक्स का। अब लिंक कैसे कर रही हैं ये चीज़ें, जैसे कि हम ये कहें कि डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट से कैसे लिंक होगा, यहाँ पे कोई चीज़ का जिक्र नहीं है। प्रोजेक्ट एम्प्लॉय से कैसे लिंक होगा, ये भी जिक्र नहीं है। एम्प्लॉय डिपेंडेंट से कैसे लिंक होगा, ये चीज़ का भी कोई जिक्र नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक कैसे हो रही होंगी ना, ये वाला मसला अभी इसके अंदर बाकी है। तो उस मसले को हल करने के लिए हम देखते हैं रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप क्या करेगी, एक एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से कैसे लिंक करना है, उसको हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप। ओके, अब ये इसके बारे में मजीद हम रिफाइन कर रहे हैं अपने इनिशियल डिज़ाइन को। इनिशियल डिज़ाइन हम इधर अब दोबारा जब जिसको कंसिडर कर रहे हैं वो ये वाला इनिशियल डिज़ाइन है, इस फिगर को कंसिडर करते हुए आपको कहा जा रहा है कि ये एक इनिशियल डिज़ाइन है। अच्छा, अब हम इसको ना मजीद रिफाइन करते हैं
और देखते हैं कि जब हम इसमें रिलेशन ऐड करेंगे तो वो किस तरह से करना है। इनिशियल डिजाइन इज टिपिकली नॉट कंप्लीट वेरी फाइन, ये बात हमें तो अंदाजा हो रहा है। Some aspects in the requirements will be represented as relationship। ठीक है, अच्छा जो ER मॉडल के मेन कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने पढ़ लिए जी, एंटिटी भी पढ़ लिए और एट्रीब्यूट भी पढ़ लिए, दो तो पढ़ लिए, लेकिन तीसरा रिलेशनशिप क्या होता है उनका आपस में वो भी हमने नहीं देखा, वो अब हम देख लेते हैं। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप क्या करता है जनाब, आपके पास दो या दो से ज्यादा एंटिटीज को जोड़ने के लिए हम रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हैं, और हर रिलेशनशिप का एक अपना खास मतलब होता है। अगर आपको ये मिसाल समझ आ जाती है ना तो आपको आइंदा की सारी बात भी समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉई जॉन स्मिथ वर्क्स ऑन द प्रोडक्ट एक्स प्रोजेक्ट। इसका मतलब है एम्प्लॉई वाला टेबल के अंदर जॉन स्मिथ एक बंदा है जो कि वर्क कर रहा है किसके ऊपर, प्रोडक्ट एक्स, एक प्रोजेक्ट का नाम है, वो प्रोजेक्ट टेबल में पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये इस लाइन का बनता है सादा लफ्जों में कि एम्प्लॉई का टेबल और प्रोजेक्ट का टेबल आपस में लिंक कर रहे हैं। कैसे लिंक कर रहे हैं? उनके दरमियान रिश्ता जो बन रहा है, जो रिलेशनशिप बन रहा है, दैट इज वर्क्स ऑन। ठीक है, थोड़ी सी और मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉई फ्रैंकलिन वोंग मैनेजेस द रिसर्च डिपार्टमेंट। अच्छा, अब इसमें जो एंटिटीज आपको बड़ी बड़ी कैपिटल अल्फाबेट्स में सारी की सारी लिखी हुई हैं। जो एंटिटी एम्प्लॉई है वो एंटिटी डिपार्टमेंट के साथ लिंक है। कैसे लिंक बन रहा है उनका आपस में कि जी वो मैनेज कर रहा है, कोई एम्प्लॉय या फ्रैंकलिन वोंग उसका नाम है और वो मैनेज कर रहा है रिसर्च डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि इस एग्जाम्पल में एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है मैनेजर्स का। पिछले एग्जाम्पल में एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप था वो था वर्क्स ऑन का। अच्छा, ये रिलेशनशिप जो है ना, जब इनको हम इंसर्ट करेंगे ना इस वाली स्लाइड में तो ये थोड़ा सा और आपको अच्छा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट के दरमियान जो रिलेशन बन रहा था वो बन रहा था कौन से वाला, वर्क्स ऑन का। इसी तरह प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय के दरमियान एक रिलेशन अभी हमने बनाया था, सॉरी प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट के दरमियान जो हमारा ये बना था, प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट के दरमियान जो, सॉरी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में, आई एम वेरी सॉरी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में जो एक रिलेशन बना था वो ये था कि कोई एम्प्लॉय था और वो किसी डिपार्टमेंट, किसी कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसे मैनेज कर रहा था, तो इसका मतलब उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप बना था दैट इज मैनेजर्स रिलेशनशिप। ठीक हो गया? ओके, इसके बाद आ जाती है हमारे पास ये, आपको इससे ना रिलेशनशिप नजर आ रही है। अभी हमने रिलेशनशिप सिर्फ देखा है कि वो रिलेट कैसे कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी अभी हम इसके अंदर सीख जाएंगे। दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास और वो है रिलेशनशिप ऑफ द सेम टाइप आर ग्रुप और टाइप्ड इनटू रिलेशनशिप टाइप। जिस तरह सेम एंटिटीज को हम ग्रुप कर सकते हैं, इसी तरह हम सेम रिलेशनशिप्स को भी ग्रुप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वर्क्स ऑन एक रिलेशनशिप है जो हमने नाम रखा है, तो वो एक रिलेशनशिप टाइप है इन विच एम्प्लॉयज एंड प्रोजेक्ट्स पार्टिसिपेट। इसी तरह से वो, इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट यूँ कर देती हूँ कि एम्प्लॉय कोई असलम है और एक प्रोजेक्ट ए है, तो एम्प्लॉय असलम प्रोजेक्ट ए पे काम कर रहा है। इसी तरह से एम्प्लॉय शबीर जो है वो प्रोजेक्ट बी पे काम कर रहा है। इसी तरह से एम्प्लॉय बिलाल है वो प्रोजेक्ट जी पे काम कर रहा है। तो उनके दरमियान जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उसी वजह से हम उनको मिला लेते हैं और वो एक रिलेशनशिप टाइप बन जाता है, दैट इज वर्क्स ऑन। तो वर्क्स ऑन एक रिलेशनशिप है इन विच एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट पार्टिसिपेट। इसी तरह से मैनेजर्स भी एक रिलेशनशिप टाइप है जिसमें एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीज़ें बहुत आसान है, एक दफ़ा आप इनको पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। और छोटी सी बात जिसका आपको खुद से भी अंदाजा हो सकता है कि किसी भी रिलेशन में कितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, हम कहते हैं कि वो उसकी डिग्री है। फर्ज करें अभी यही वाली एग्जांपल में जिसमें हम देख रहे हैं वर्क्स ऑन है, तो इस वर्क्स ऑन में एक एंटिटी जो पार्टिसिपेट करिए दैट इज एम्प्लॉय, दूसरी एंटिटी जो पार्टिसिपेट करिए दैट इज प्रोजेक्ट,
क्योंकि दो एंटिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करें तो इसका मतलब ये एक बाइनरी रिलेशनशिप है। इसी तरह से मैनेजर्स रिलेशनशिप के अंदर एम्प्लॉई एक एंटिटी है, दूसरा डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, दो एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक बाइनरी रिलेशनशिप है। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलेशनशिप टाइप वर्सेस रिलेशनशिप सेट। रिलेशनशिप टाइप और रिलेशनशिप सेट, ये वाली स्लाइड के ऊपर जो इंग्लिश लिखी हुई है ना, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ये आपको समझ आ जाएगी। और इसको मैं डिफाइन थोड़ा सा एग्जांपल से कर देती हूँ तो आपको फिर कोई मसला ही नहीं रहेगा। सबसे पहले देख लेते हैं जो रिलेशनशिप सेट क्या होता है। अच्छा, रिलेशनशिप सेट क्या होता है उसको भी इंग्लिश में डिफाइन करने से पहले हम पहले डायग्राम से देखते हैं, फिर आपको इंग्लिश लिखी हुई आसानी से समझ आ जाएगी। ओके, फर्स्ट करें, हमारे पास एक एम्प्लॉय एंटिटी है, एक डिपार्टमेंट एंटिटी है। इन दोनों को जब हम लिंक कर रहे हैं ना, तो वो जो लिंक कर रहे हैं ना वो एक रिलेशनशिप है, दैट इज वर्क्स फॉर का रिलेशनशिप। पढ़ कैसे रहे हैं इसको देखें। एम्प्लॉय E1 डिपार्टमेंट D1 के लिए काम कर रहे हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप का नाम R1 रख दिया हमने। इसी तरह एम्प्लॉय E2 डिपार्टमेंट D2 के लिए काम कर रहा है, इस रिलेशनशिप का नाम हमने R2 रख दिया। फिर एम्प्लॉय E3 डिपार्टमेंट D1 के लिए काम कर रहा है, ये एक और रिलेशनशिप इन दोनों का आपस में बन रहा है, इसको हम R3 कह रहे हैं। इसी तरह बारी बारी एम्प्लॉय के सारे इंस्टेंसेस का डिपार्टमेंट के सारे इंस्टेंसेस के साथ वन बाय वन करके रिलेशनशिप बन रहा है। तो जब वन बाय वन करके इनका आपस में रिलेशनशिप बन रहा है, तो उन सारे रिलेशनशिप्स के हमने नाम रख दिए। फर्स्ट करें R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 एंड सो ऑन। तो ये जो बहुत बड़ा सा आपको ओवल जिसमें आपको रिलेशनशिप के नाम नजर आ रहे हैं ना, हम कहते हैं ये बहुत बड़ा सा ओवल जिसका नाम वर्क्स हो रहा है और उसके अंदर बहुत सारे रिलेशनशिप्स के नाम नजर आ रहे हैं, असल में ये एक रिलेशनशिप सेट है। ये रिलेशनशिप सेट क्या कर रहा है, एक एंटिटी एम्प्लॉई दूसरी एंटिटी डिपार्टमेंट को आपस में लिंक करके बता रहा है। सही है, तो फिगर में भी डिस्क्रिप्शन आपको यही ना समझ आ रही होगी कि सम इंस्टेंसेस इन द वर्क्स फॉर रिलेशनशिप सेट। सम क्यों लिखा, क्योंकि सारे नीचे डॉट डॉट लिखा, सारे नहीं उसने बताए हुए। which represents a relationship type works for between employee and department। अब ये आपको अगर फिगर अच्छी से समझ आ गई तो अब आप रिलेशनशिप सेट जो इंग्लिश में उसने डिफाइन किया ना वो भी समझ आ जाती है। क्या जी ना, a set of associations between individual entities from participating entity set। दोबारा बताती हूँ, a set of associations ये वाला बिटवीन इंडिविजुअल एंटिटीज कौन कौन सी, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, बिटवीन इंडिविजुअल एंटिटीज फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट। क्योंकि ये दोनों एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये एंटिटी सेट में से वो वाली एंटिटीज जो कि रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करी हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप की एसोसिएट, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो सारी बारी बारी जब हम शो करा रहे हैं, हम कहते हैं जनाब वो एक रिलेशनशिप सेट है। जैसे कि रिलेशनशिप सेट के अंदर वर्क्स 4 है जो कि ये वाला, तो इसके अंदर आपको नजर आएगा क्या क्या जी, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं कि R1 यहाँ पे लिखा हुआ R1 इक्वल टू E1 D1, इसका मतलब है कि जी एम्प्लॉय E1 वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट D1, या फिर हम यूं कह देते हैं कि E1 और D1 का आपस में एसोसिएशन किस वजह जब होती है तो हम उसको कह रहे हैं R1। ठीक है, ओके, ये रिलेशनशिप सेट आ गया। अब ये जो रिलेशनशिप सेट आपको समझ आ गई तो आप ये वाली जब दो लाइनें पढ़ेंगे ना नीचे वाली, आपको ये भी समझ आ जाएगी, ये कोई मसला नहीं रहा। इसी तरह से अब आ गई बात रिलेशनशिप टाइप की। तो ये रिलेशनशिप टाइप के बारे में इस स्लाइड के ऊपर आपको ये ऊपर 2-3 लाइनें नजर आ रही हैं, इसको पढ़ना ना काफ़ी रहेगा डायरेक्ट, मैं इसलिए आपको यहाँ पर आकर डायरेक्ट यहाँ पर समझा देती हूँ कि ये रिलेशनशिप टाइप क्या है। प्रीवियस फिगर जो अभी ये वाली देखी थी हमने, ये प्रीवियस फिगर डिस्प्लेड द रिलेशनशिप सेट, बात ठीक है। उसके बाद क्या कहता है जी, ईच इंस्टेंस
in the set relates individual participating entities. इंडिविजुअल कैसे कर रहा है जी? वन फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप। अच्छा, रिलेशनशिप टाइप को हम ईआर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायमंड शेप बॉक्स इस्तेमाल करते हैं और हम उनको डायमंड शेप बॉक्स को जिन रिलेशनशिप जो दो एंटिटी के दरमियान है उन दो एंटिटीज के दरमियान हम डायमंड शेप बॉक्स बनाते हैं। ना सिर्फ डायमंड शेप बॉक्स बनाते हैं बल्कि उसको उन एंटिटीज के साथ स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, और जिस तरह हमारे पास पिछली में हमने पढ़ा था डिग्री के बारे में, इसी तरह से हमारे पास रिलेशनशिप की डिग्री क्या है वो चीज़ दोबारा से रिवाइज हो रही है कि कितने एंटिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही होंगी, वो उसको हम डिग्री कहते हैं। कितनी कितनी एंटिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही होंगी उसको हम कहते हैं कि वो उस रिलेशनशिप की डिग्री है। अच्छा, ये सारी बात अगर आपके ज़हन में रिलेशनशिप के यहाँ से लेकर आपको रिलेशनशिप और रिलेशनशिप टाइप, ये वाली स्लाइड नंबर 22 से लेकर स्लाइड नंबर 27 तक रिलेशनशिप क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो हम वापस अपनी कंपनी की डेटाबेस के ऊपर जाएंगे और उस कंपनी की डेटाबेस के ऊपर अब हम रिलेशनशिप अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे जी? रिलेशनशिप अप्लाई करने से पहले हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप बनते कौन कौन से। तो हम पहले रिफाइन करेंगे अपनी कंपनी का इनिशियल डिज़ाइन बाय इंक्लूडिंग रिलेशनशिप, लेकिन रिलेशनशिप इंक्लूड करने से पहले रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना एक अहम काम है। तो हम देखते हैं कि जी जब भी हम रिक्वायरमेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, वही पुरानी रिक्वायरमेंट 9वीं और 10वीं नंबर की स्लाइड के ऊपर, तो हम क्या देखते हैं कि जी एट्रीब्यूट्स इन द इनिशियल डिज़ाइन that refer to other entities are converted into relationship। ये लाइन नहीं समझ आती तो भी आप ये कह रहे हैं, दोबारा 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। सम ऑफ द रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स आर, जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, मिसाल के तौर पर एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट के अंदर एक रिलेशनशिप वर्क्स फोर का बन रहा है कि कोई एम्प्लॉई है वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वर्क्स फोर का रिलेशनशिप है। इसी तरह से डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट और एम्प्लॉई के दरमियान एक और भी रिलेशनशिप बन रहा है, क्योंकि कुछ एम्प्लॉई ऐसे भी हैं जो सिर्फ एम्प्लॉई नहीं है बल्कि वो मैनेजर का काम भी कर रहे हैं। वो मैनेजर किसके हैं जी? डिपार्टमेंट के हैं। तो उस सूरत में एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट के दरमियान एक और रोल भी बन रहा है, दैट इज मैनेजर। इसी तरह से हमारे पास एक और जो है वो रिलेशनशिप बन रहा है। मिसाल के तौर पर अगर एक एम्प्लॉई है और वो काम कर रहा है और एक और एम्प्लॉई है जो सुपरवाइजर है, तो एम्प्लॉय का अपने ही टेबल के साथ एक रिलेशनशिप सुपरविजन का भी बन जाएगा, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय उस सूरत में सुपरवाइजर का काम अंजाम दे रहे होंगे। तो एक एम्प्लॉय तो सुपरवाइजर होगा और दूसरा सुपरवाइजरी होगा। अच्छा, ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर एक ही टेबल 2 दफ़ा अपने आप को ही इस्तेमाल कर रहा हो, उसको हम कहते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप। इसी तरह से ये 3 रिलेशनशिप आपके सामने हैं और ये सिर्फ एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के दरमियान आपको नज़र आ रहे हैं। 2 रिलेशनशिप पहले तो आपको एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के दरमियान नज़र आ रहे हैं, जैसे वर्क्स फोर का और मैनेजर्स का। तीसरा आपको जो नज़र आ रहा है वो एम्प्लॉय का अपने साथ ही बन रहा है। इन 3 रिलेशनशिप के अलावा अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा से देखूं तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट इन रिलेशनशिप, और इसके अलावा एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप के अलावा एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट के साथ भी तो कोई रिलेशन बनता है, एम्प्लॉय का डिपेंडेंट के साथ भी कोई रिलेशन बनता है। तो अब ये वाले आइडेंटिफाई जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा जो 3 रिलेशनशिप आपको बताए थे उनमें से एक तो इसका अपने साथ ही था, बाकी 2 एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के साथ है। तो डिपेंडेंट के साथ कैसे बन रहा है, प्रोजेक्ट के साथ कैसे बन रहा है, ये जब हम थोड़ा सा फोकस करते हैं तो हम देख लेते हैं। वैसे अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले खुद से आइडेंटिफाई करो तो वेरी गुड, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही बता देते हैं। और वो ये है कि मैंने ये वाली चीज़ें तो आपको बता दी, वर्क्स फोर वाला आपको पता चल गया, मैंने जिसके अभी जिक्र हो गया। तो प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट में कैसे बन रहा जी? कोई डिपार्टमेंट है वो प्रोजेक्ट के दरमियान कंट्रोल्स का रिलेशनशिप बन रहा है, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट्स में वर्क्स ऑन का बन रहा है। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में भी ये देखिए वर्क्स फोर और वर्क्स ऑन 2 डिफरेंट चीज़ें।
इसी तरह से एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ सुपरविजन का बन रहा है, ये चीज अभी डिस्कस हुई है। और डिपेंडेंट्स और एम्प्लॉय का आपस में जो रिलेशनशिप बन रहा है उसका नाम हमने रख दिया डिपेंडेंट्स ऑफ। सही है। अब ये वाले सारे रिलेशनशिप जब हमने आइडेंटिफाई कर लिए तो हमें पता चला जनाब कि हमारे पास ना इन टोटल 6 रिलेशनशिप बन रहे हैं। 3 तो मैंने आपको शुरू में बताए हैं, 3 मजीद इधर ऐड करके ये टोटल 6 आपके सामने है। और आप देखिए कि जो भी आपके टेबल्स के नाम है या एंटिटीज के नाम है वो सारे के सारे बड़े बड़े अल्फाबेट्स में लिखे। अब जब हमने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई भी कर लिया, किस किस टेबल के दरमियान कौन कौन सा है वो भी आइडेंटिफाई कर लिया, हम उसका नाम भी रख लेते हैं, वो हमने नाम भी रख दिया। अब क्या करते हैं हम वही वाली सारी चीजें, ये वाली जो आपके सामने एक इनिशियल डिजाइन था जिसके अंदर रिलेशनशिप नहीं थे, इनके दरमियान बस अब हम ऐड करेंगे रिलेशनशिप। और हमें पता है कि रिलेशनशिप इन टेबल्स इन एंटिटीज के दरमियान डायमंड की शक्ल में होगा, प्लस वो एंटिटीज को सीधी लाइन से लिंक कर रहा होगा। तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास जो शक्ल बन रही है वो कुछ इस तरह की बन रही है। ठीक है। अच्छा, इसको मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, फिर जरा अच्छा से समझ आ जाएगा। जैसे एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट के दरमियान आप देखें बनता रिलेशनशिप एम्प्लॉई वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, तो इसको डायमंड शेप बनाया, रिलेशनशिप का नाम लिख दिया उसके ऊपर और इसको मिला दिया। इसी तरह से एम्प्लॉई मैनेजेस द डिपार्टमेंट, मैनेजेस का डायमंड शेप बनाया, इनको लाइन से मिला दिया। इसी तरह से एम्प्लॉई और डिपेंडेंट के दरमियान रिलेशनशिप का नाम हमने रखा था पीछे वाली स्लाइड में डिपेंडेंट्स ऑफ, तो वो रिलेशनशिप का नाम रख दिया डिपेंडेंट्स ऑफ और इनको स्ट्रेट लाइन के साथ मिला दिया। इसी तरह से एम्प्लॉय का अपने ही साथ सुपरविजन का रिलेशनशिप था, तो देखें स्ट्रेट लाइन यहीं से शुरू हो रही है वापिस इसी के ऊपर एंड हो रही है, सुपरविजन का रिलेशनशिप बन गया। फिर डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट के दरमियान कंट्रोल्स का रिलेशनशिप था, तो इन दोनों को स्ट्रेट लाइन के साथ मिला दिया और रिलेशनशिप का नाम लिख दिया। अब इस शक्ल को देखकर आपको काफी हद तक चीजें समझ आ गई हैं कि जो चीज आपको गोल नजर आ रही है, जो रेक्टेंगल नजर आ रहा है, जो डायमंड नजर आ रहा है, उसका क्या मतलब है, वो क्यों लिखा हुआ है। लेकिन अभी भी इस फिगर के अंदर जो चीजें आपको नजर आ रही है ना, वो सब की सब अभी डिस्कस नहीं हुई है, वो रहती हैं। ठीक है। ये रिलेशनशिप अब हमने आप आगे ऐड कर दिया और इधर तक में से कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इसकी डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं। डिस्कशन ऑन रिलेशनशिप टाइप, इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है सच नहीं है, बस उसने नाम आपको रखना बताया कि मिसाल के तौर पर मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट है तो उसका रिलेशनशिप मैनेजर का बनेगा। यार इतना टाइम हो गया जी ये सारी वही चीजें जो भी हमने डिस्कस की है ना, इस स्लाइड के ऊपर कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। एक चीज इसके बारे में यही बताई हुई है कि इन जनरल आमतौर पर तो एक ही रिलेशनशिप हो रहा होता है एंटिटीज के दरमियान, लेकिन एक से ज्यादा रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, ये वाली फिगर से आपको पता चलेगा। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के दरमियान 2 रिलेशन बन रहे हैं, एक वर्कफोर्स का भी है और एक मैनेजर्स का भी है। इसके अलावा बाकी देखें तो आपको एक एक रिलेशनशिप 2 एंटिटीज में नजर आएगा, जैसे डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट में एक रिलेशन, प्रोजेक्ट एम्प्लॉय एक रिलेशन, एम्प्लॉय डिपेंडेंट एक रिलेशन, एम्प्लॉय का अपने साथ एक रिलेशन। लेकिन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा रिलेशन बन रहे हैं तो बस वो ये वाली बात है जो नीचे वाली लाइन है ना यहाँ पे, उसमें यही बात है। ठीक है। फिर रिकर्सिव रिलेशनशिप टाइप की एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक एंटिटी अपने आप को ही लिंक कर दे उसको हम कहते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप। इस पूरी डायग्राम में सिर्फ एक रिलेशनशिप है जो रिकर्सिव है, वो है सुपरविजन का। उसमें एक एम्प्लॉय सुपरवाइजर है, वो सुपरविजन कर रहा है इसकी सुपरवाइजी की, उन एम्प्लॉइज की जिसको वो सुपरविजन कर रहा है ना, उसका नाम सुपरवाइजी रख दिया हुआ है। ठीक है। इस तरह के रिलेशनशिप में देखें एक एंटिटी है, उसका रिलेशनशिप है किसके साथ, अपने ही आपके साथ, तो वही रिकर्जन वाला तरीका, इसको रिकर्सिव रिलेशनशिप कहते हैं। और इसको मजीद बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ये वाली स्लाइड में आपको नजर आ जाएगा रिकर्सिव रिलेशनशिप बिटवीन supervision between employee in the supervision role and employee in the subordinate role। ये वाली फिगर आपको ना एक्सप्लेन करने की जरूरत वैसे नहीं है।
नहीं, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एम्प्लॉई है, वो R1 के साथ उसका लिंक है, और जब उसका R1 के साथ लिंक बन रहा है, एक एम्प्लॉई का R1 के साथ लिंक बन रहा है, तो इस केस में जो है वो सबऑर्डिनेट है, और 1 जब लिखा हुआ है ना, तो उस केस में वो सुपरवाइजर है। ये बस वो उसको डायग्राम की शक्ल में बताया हुआ, इसको ऐसा बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं। फिर हमारे पास एक चीज़ आ जाती है वीक एंटिटी टाइप। तो वीक एंटिटी टाइप क्या होते हैं जनाब? कि बस मिसाल से बता देती हूँ डायरेक्टली। जी, कोई बोलना चाहता है? अच्छा, फिर वीक एंटिटी टाइप से हम मिसाल से डायरेक्ट बता देती हूँ। यस ये मैम। मिसाल के तौर पर अगर एक जी बोलिए। मैम काफी वो हो हमारा सीआर नहीं ऐड और इसके अलावा भी एक स्टूडेंट नहीं ऐड। कर दिया मैम। मैम ब्रेक चाहिए। मैम 50 मिनट की ब्रेक दे दे, कम से कम आधे घंटे की। मैम मैम बहुत बुरी हालत हो रही है, नींद आ रही है। अच्छा, ये भूख लग रही है। इतना ज़्यादा तो नहीं मैम पढ़ा नमाज अभी। पढ़नी है, मैम नमाज मैथ्स का टाइम पढ़नी है। अच्छा, अब हम रूट देखते चलने हैं वीक वाला, एंटिटी रूट टाइप चल क्या है। गया। मुझे तो अब आखिर मैं म्यूट कर रही हूँ अब सबको। अच्छा, वीक एंटिटी टाइप क्या है जी? वीक एंटिटी टाइप कहते हैं कि आप लोगों को अगर ब्रेक दे दो तो वापस आप लोग आएंगे नहीं ना, ये भी मसला है। फिजिकल क्लास में तो मैं आपको घसीट लेती थी, मैम अब ये वाली मैम क्लास में एक मैं आपको घसीट नहीं सकती। मैम अभी 626 तक को जो ऐड चीजें करना समझ आई, पड़ेगा। इसमें कोई सवाल तो नहीं है? मैम जी आ गया, समझ आ गया, मैंने बोला। ठीक हो गया। जी मैम। अच्छा, अभी वीक ब्रेक एंटिटी दे टाइप दो। पढ़ लेते हैं, उसके बाद कंस्ट्रेंट्स। और कंस्ट्रेंट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम को, ये वाली चीज। और उसके बाद इसके अंदर एक चीज रह जाती है कि ये तो चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्प्ले कैसे करना, ये कोई मसला नहीं है। एट्रीब्यूट्स एक ये छोटी सी चीज है, ये भी कोई मसला नहीं है। मिन मैक्स बस एक कौन सा बच्चे इसमें रह जाएगा आपका, ये देखे समरी ऑफ ईयर डायग्राम, आपका चैप्टर यहाँ एंड हो रहा है। मैम मसला तो कोई नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा मैम ना। कर लेंगे या हम कर लेंगे? ये जो मिन मैक्स वाली कहानी है ना, ये सारी एक है, और ये कंस्ट्रेंट भी इसके अंदर ही आप समझ में आ जाता है। कंस्ट्रेंट मिन मैक्स वीक एंटिटी टाइप में बता देती हूँ, उसके बाद अगर आप कहते हो तो ब्रेक या फिर छुट्टी का देखते हैं क्या करना है। इस वीक की जो लैब है ना, वो आपकी ईआरडी के ऊपर हो रही होगी। किसके ऊपर मैम? ईआरडी। ईआरडी ठीक हो गया मैम। जो आपने पहले लैब 11 सेंड की हुई है वही होगी नहीं आएगी ना अब? मैम। नहीं सेंड करते हैं, हाँ नहीं कर लेंगे। हाँ, नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा करते हैं, ठीक है मेरे मैम। ख्याल से ना वीक एंटिटी टाइप को पढ़ते हैं, और उसके बाद जो कंस्ट्रेंट वाली चीज है ना, वो क्यूए सेशन में देख लेते हैं या फिर। ठीक हो गया मैम। अभी ब्रेक हो गई आधे घंटे की। अभी पहले मैम छुट्टी यार ऐड नहीं हुआ। वो बहुत मुश्किल है मैम, बहुत मुश्किल है मैंने मैम। जो ऐड कर रहा है मैं उसको ऐड कर रही हूँ। सीआर को बोलो रिक्वेस्ट भेज दे, मैं सबको लॉबी में जो भी आ रहे हैं उनको ऐड कर रही हूँ। वो उसके बाद फेसबुक हम पे देख भेज लेते हैं मैम वीक एंटिटी 649 टाइप। की मैं भी आपको ऐड बता कर रही थी बच्चे, छोटी सी बात सुनो। वीक एंटिटी टाइप होती क्या है, उसके बाद आप लोग बेशक देखें कि जाना या नहीं जाना, वो देख लेते हैं। अच्छा, एक ऐसी एंटिटी टाइप that does not have a key attribute on its own। वीक एंटिटी टाइप की अंग्रेजियों में जाने से पहले मिसाल से समझा देती हूँ कि अगर एक घर है और घर डिस्ट्रॉय होता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर मौजूद कमरे भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर एक गाड़ी डिस्ट्रॉय होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका टायर भी डिस्ट्रॉय हो जाए, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। तो ये वाली चीज़ को हम कहते हैं
वीक एंटिटी टाइप का मतलब है कि जो एक एंटिटी है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दूसरी एंटिटी पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर जो भी पिछली एग्जांपल्स हमने देखी हैं उसमें डिपेंडेंट एक ऐसी एंटिटी है कि अगर एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता तो उससे रेलिवेंट डिपेंडेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस केस में हमें ये पता चला कि डिपेंडेंट जो है ना वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए मोहताज है एम्प्लॉय का। उस सूरत में हम कहते हैं कि वो एक एंटिटी तो है मगर वो एक वीक एंटिटी। ठीक है, इसके बारे में एक चीज और ये लिखी हुई है कि वीक एंटिटी टाइप, जैसे आप मिसाल ले लें अपने ज़हन में डिपेंडेंट की, तो वीक एंटिटी टाइप मस्ट पार्टिसिपेट इन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप टाइप विद एन ओनर एंटिटी टाइप। इसमें मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो डिपेंडेंट है वो एक उनका डिपेंडेंट, और यहाँ से आपको मैं बता देती हूँ डिपेंडेंट अब देखें ये डिपेंडेंट जो है और एम्प्लॉय के दरमियान जो डिपेंडेंट स्टॉक का रिलेशनशिप है, तो डिपेंडेंट एक वीक एंटिटी है और वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस रिलेशनशिप में एम्प्लॉय जो है वो एक ओनर एट्रीब्यूट होगा, सॉरी ओनर एंटिटी टाइप होगी। ये ओनर है और ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सही है। तो जो ओनर है उसको सिंगल से ही रहने देंगे, जो वीक है उसको हम डबल से कर रहे होंगे। और रिलेशनशिप टाइप इसके दरमियान जो आ रहा है उसका नाम डिपेंडेंट्स ऑफ है। और आप देखें इसको भी डबल डायमंड शेप से रिप्रेजेंट किया गया है, सही है। यही वाली चीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है कि यही वाली एग्जांपल पढ़ लेते हैं। अ डिपेंडेंट एंटिटी टाइप is defined by the dependent's first name and the specific employee with whom the dependent is related। तो डिपेंडेंट एंटिटी के साथ हमारे पास ये रिलेशनशिप है। डिपेंडेंट के अंदर एक पार्शल की हम कहते हैं उसको, पार्शल की डिपेंडेंट की है, और वीक एंटिटी टाइप इसमें डिपेंडेंट है, और एम्प्लॉय जो है वो उसे हम ओनर एंटिटी टाइप भी कहते हैं। तो हम छोटी सी बात इसके बारे में थोड़ी सी ये बता देते हैं कि इंडिविजुअल एंटिटीज जो हैं हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, वो कॉम्बिनेशन होती है दो चीज़ों का। नंबर वन, partial key of weak entity type और particular entity that are related to identifying entity type। ये वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है ना, ये वही सारी चीज़ सिंपल में लिखी हुई है। हम 35 स्लाइड तक अपना लेक्चर एंड कर रहे हैं, लेकिन 36 से लेकर जो आगे है ना, सिर्फ इसके अंदर मिन मैक्स को ऐड करना है, जिससे हम कहते हैं कि जी कितने एट्रीब्यूट उसके होंगे और कितने एट्रीब्यूट उसके होंगे। ये वाली बात जो है ना वो इसमें स्लाइड नंबर 39 जो है ना, ये मैंने आपको बता दी हुई है, ठीक है। ये इसमें ऐसा कुछ चीज़ है नहीं। तो बस रिलेशनशिप एक कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करना है। एक आखिरी ये बात है जो आपने नहीं सीखी, और वो ये वाली है, जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है कि जिसके ऊपर 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 M 1 N कैसे नजर आ रही है। ये वाली बस एक बात है जो अब आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं हुई, बाकी पूरी ईआर डायग्राम डिस्कस कर दी गई है। और ये एंड में आपको 45 नंबर स्लाइड के ऊपर नजर आएगा, जो नोटेशंस हमने सीखी हैं उनकी समरी। तो जी एंटिटी रिप्रेजेंट करनी है सिंगल रेक्टेंगल से, वीक एंटिटी रिप्रेजेंट करनी है डबल रेक्टेंगल से, रिलेशनशिप सिंगल रेक्टेंगल से, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप डबल रेक्टेंगल से। जैसे अभी हमने देखा जी डिपेंडेंट्स ऑफ एक ऐसा रिलेशनशिप, सिंपल एट्रीब्यूट एक ओवल, की एट्रीब्यूट उसके अंदर लाइन से, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डबल ओवल से। फिर उसके बाद आ जाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट, किस तरह एक ओवल के साथ उसके सारे आगे ओवल्स कनेक्टेड है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर हम डेट ऑफ बर्थ किसी बंदे की सेव कराते हो, तो आप डेट ऑफ बर्थ सेव करा लेने के बाद वो तो एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट हो गया, लेकिन उस डेट ऑफ बर्थ को इस्तेमाल करते हुए अगर आप उसकी एज निकाल सकते हैं, तो वो जो एज एक एट्रीब्यूट है ना, इन दैट केस दैट इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट को आप हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद आ जाता है जी टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ E2 इन ER। ये आपके एक रिलेशनशिप एंटिटी E1 एंटिटी E2 के दरमियान एक रिलेशनशिप डायमंड शेप से R रिप्रेजेंट किया है, और E2 अगर टोटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो जी डबल लाइन। इसी तरह से कार्डिनैलिटी, ये वाली जो चीज़ है ना, अभी हमने सिर्फ आपकी ये रह गई है कि ये 1n लाइनों के ऊपर कैसे लिखते हैं या मिन मैक्स कैसे लिखते हैं। सिर्फ ये वाली दो चीज़ें हैं जो आपकी रहती हैं। ये आखिरी की 3-4 स्लाइड्स के अंदर जो हम QA सेशन जब करेंगे ना,
तो उसके अंदर ये वाली चीज़ भी डिस्कस कर लेंगे।